हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेज चैनल में। तो आज की जो वीडियो है यानी आज हम सीखने वाले हैं परमाणु संरचना से एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारा लेसन 4 है। हमने इसके पहले लेसन 1, 2, 3 कवर कर लिया है। तो ये हमारा जो लेसन 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी परमाणु संरचना से आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन। इसमें आपके परमाणु की संरचना आ जाएगी, डाल्टन का परमाणुवाद आ जाएगा, आधुनिक परमाणुवाद आ जाएगा और प्रोटॉन के मूल कण आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के मूल कण। और इसमें कैथोड तथा एनोड किरणें आ जाएंगी, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल आ जाएगा, नील बोर का आ जाएगा, क्वांटम संख्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये सब इसमें होते हैं। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। तो इस पर पूरा देखिए, थ्योरेटिकल जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है ये हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। यानी इस वीडियो में आज आपको सीखना है कि इसके थ्योरेटिकल क्या होते हैं, कैसे होता है, इसमें मतलब किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या क्या इसके अपवाद होते हैं, क्या क्या परमाणुवाद होते हैं, और जो डाल्टन के होते हैं, आधुनिक होते हैं, सब इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइव टेस्ट भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको सुबह आपको 8 से 11 बजे तक की क्लास मिल जाती है। मैं बता दूं, एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि आपकी 8 बजे से आपकी क्लास लग जाती है फिजिक्स की, और 9 बजे से मैथ की, और 10 बजे से आपकी केमिस्ट्री की लग जाती है क्लास। डेली मॉर्निंग में लाइव टेस्ट आप दे सकते हो, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है किसी वीडियो पर, किसी टॉपिक पर, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बता सकते हैं, या आप वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा कंडीशन क्या है कि आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी कि परमाणु की संरचना, यानी परमाणु किससे बना है, इसकी संरचना पूछा जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर पूछा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके एटम जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे, कि मतलब किन से मिलकर बने होते हैं, कैसे होते हैं, किन पर आधारित होते हैं। ये सब जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में, कि हम ये सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं, सब इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो देखिए क्या है परमाणु संरचना में क्या होता है कि परमाणु संरचना, देखिए परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, यानी जो हमारा परमाणु होता है उसकी संरचना की बात हो रही है, लेकिन आपको केंद्र से स्टार्ट कर रहे हैं, केंद्र से, कि केंद्र में एक नाभिक होता है। बात आ गई समझ में? क्या कहा गया है कि परमाणु की संरचना में क्या होता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। यानी हमने ये देखिए परमाणु बना लिया, तो यहाँ बता दिए कि एक ये नाभिक हो गया, यहाँ नाभिक होता है। तो इसमें अब देखिए आगे क्या है कि जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। यानी देखिए आपका परमाणु कितना बड़ा है, आपको परमाणु देखिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो केंद्र है वो देखिए आपको कितना छोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बीच में ऐसे छोटा दिखाई दे रहा है, यानी इसका आकार में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यह परमाणु के अधिकांश भाग को धारित करता है, जितने भी भाग होते हैं उसके भाग को क्या करता है, धारित करता है, यानी ग्रहण करता है। तो नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है। नाभिक पर किस पर बात की जा रही है, परमाणु पर नहीं बात की जा रही है, परमाणु पर नहीं बात हो रही है, बात किस पर हो रही है, नाभिक पर। नाभिक पर क्या होता है, धन, यानी नाभिक पर धन बताया जा रहा है कि विद्युत धन आवेश होते हैं। अतः यह ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन यानी जो इसके बाहर देखिए, जो इस तरीके के ये होते हैं, जितने भी होते हैं ये सब देखिए बाहर जितने हैं, ये सब क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। नाभिक इलेक्ट्रॉन घिरे होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनों द्वारा परमाणु का व्यास होता है। देखिए मैं आपको अब पूरी इसकी डिटेल बता रहा हूँ, पूरी जानकारी इसकी बता रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये एक हमने बना लिया नाभिक, यहाँ देखिए हमारा हो गया नाभिक, हो गया, ये हमने बनाया था पूरा परमाणु। तो अब देखिए परमाणु में क्या कह रहा है कि जो यहाँ हमारा होते हैं धन आयन होते हैं। धन आयन का मतलब क्या होगा कि इसमें प्रोटॉन होंगे और क्या, न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाभिक में होते हैं या परमाणु के अंदर होते हैं, तो परमाणु के अंदर यानी नाभिक, अगर या तो पूछ दिया जाए कि नाभिक कैसा होता है, धन आयन होता है कि ऋण आयन होता है कि उदासीन होता है, तो क्या होता है, नाभिक धन आयन होता है। नाभिक क्या होता है, ये देखिए पॉजिटिव धन आयन होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ही हमारा बन गया, नाभिक धन आयन होता है। और पूछ दिया कि नाभिक में कौन होते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया। इससे बहुत
कई तरीके से इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बस केवल आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारा स्टेप समझा दे रहे हैं, इससे तो बन जाएंगे क्वेश्चन, कईयों बन जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको बस केवल बात समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी तरीके से बनाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो गया, ये दोनों हो गया। और जो बात होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन देखिए बाहर होते हैं, बाहर इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ में, ये क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये इनका काम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बोरबरी जो होते हैं, बोरबरी के नियम से अगर आप पढ़े होंगे तो देखिए ये प्लस में करके आप ऐसे इसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरबरी के नियम से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन 2, 8, 10, 18 ऐसे भरा जाता है ना, तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो यही बीच वाला जो क्या था, नाभिक था, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहर का मतलब निगेटिव हो जाएंगे और अंदर वाले क्या पॉजिटिव हो जाएंगे, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर हम बात कर लें कि परमाणु किसे कहते हैं, तो जैसे डाल्टन का जो परमाणुवाद था उनके अनुसार क्या था कि किसी भी तत्व का वह छोटा सा छोटा अविभाज्य कण, मतलब जिसका विभाज्य न किया जा सके, किसी भी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। यानी इतना छोटा हो, इतना छोटा कण हो कि उसका अविभाज्य यानी उसका विभाज्य न किया जा सके और वह क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार हमने बताया, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार। अभी तमाम इसमें है, दुनिया भर का है, जैसे कि डाल्टन का परमाणुवाद मिलेगा, आधुनिक परमाणुवाद मिलेगा, कई इसमें कंडीशन होती हैं, फिर इनका अपवाद होता है। तो ये सब आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझना है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इसमें। चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिए क्या है, डाल्टन का परमाणुवाद मिल गया आपको। देखिए डाल्टन ने ज्ञात नियमों के आधार पर निम्न परिकलन दी। यानी देखिए पहला डाल्टन का जो पहला नियम है क्या है, देखिए पहला नियम देखिए, फर्स्ट नियम देखिए क्या है कि तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने यह भी कहा था कि जो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। देखिए अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है परमाणु कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे परमाणु किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे, तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अब कहोगे कि सर आपने अभी तो परमाणु की दूसरी बताई, तो ये क्या हो गया, अभी वो भी मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सब कुछ मिलेगा आपको। पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद लगे हाँ सर इस लेसन से हमको इस तरीके के क्वेश्चन कुछ पूछना चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, वो व्हाट्सअप ग्रुप से पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, आपको सारे जगह अलाउ है, यानी आप पूछ सकते हैं। हाँ अब ये कहेंगे कि सर उसमें तो नहीं पूछ सकते, उसमें दिक्कत है, चैट अलाउ नहीं है, तो आपको पूछना किससे क्वेश्चन, हम ही से पूछना है, तो आप हमें डायरेक्ट जाइए, हम इससे पूछिए, क्या दिक्कत है, ये तो अवेलेबल है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन क्या करिए, दूसरी बात क्या करिए, पहली बात तो क्या कहा है, छोटे छोटे कणों से अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था परमाणु कहते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कर रहा है कि दूसरी कंडीशन ये बताई जा रही है कि जो परमाणु होता है उसको हम किसी भी विधि द्वारा, जैसे आप केमिस्ट्री में धान जानते हैं, धान जो, अच्छा चलिए नहीं जानते, अमोनिया का हैबर विधि द्वारा जानते हैं, अगर आप इंटर किए होंगे तो अमोनिया का हैबर विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ये सब भट्टी परावर्तनी ये सब जानते हैं ना आप, मतलब उन सब प्रक्रम से क्या किया जाता है, उन सब विधि से किसी न किसी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब होता है उसमें कंडीशन। तो इसी तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि जो परमाणु हमारा है वो किसी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु खुद ही इतना छोटा बता रहा है कि उसको छोटा करने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी ऐसा प्रक्रम, कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसी विधि नहीं बनी जो परमाणु को क्या कर सके, अलग कर सके। ये पॉइंट नंबर 2 कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2 कर रही है। और किनके द्वारा कर रही है, डाल्टन का परमाणुवाद कह रहा है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब ये मत कहिए कि सर ये बताएं वो बताएं, हमने जो बता रहे हैं सब साफ साफ बता रहे हैं, बिल्कुल ये स्पष्ट बता रहा हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल मजेदार के टॉपिक हैं, बिल्कुल ही एकदम अच्छे क्वेश्चन, इससे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम एक एक टॉपिक आपको समझाएंगे। देखिए तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है कि परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह सदा सत्य बात है। जब इसको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, तो बताइए इसको क्या नष्ट कर सकते हैं? ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ये चौथी पॉइंट हमारी है। और देखिए पांचवी पॉइंट क्या है? देखिए पांचवी पॉइंट है कि एक ही तत्व के
परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। ये कहा जा रहा है एक दूसरे के समान होते हैं। तो इसका मतलब समझिए कि देखिए एक ही तत्व के परमाणु का आकार, जैसे एक ही तत्व के परमाणु का आकार हो गया, एक ही तत्व के परमाणु का आकार हो गया और क्या द्रव्यमान, तो इनमें क्या होता है सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। ये इनका सबका गुण, जैसे इनका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनसे मतलब इनका प्रयोग, इनका उपयोग, ये सब कुछ क्या होगा समान होगा। इससे ये बात 5वीं पॉइंट ये बता रही है कि इसका सब कुछ क्या होगा समान होगा, एक ही तत्व के परमाणु का आकार समान होता है। इससे ये बात कंडीशन समझ में आई। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 हम बताते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए हमारे यहाँ दिया गया है पॉइंट नंबर 6 को हम बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार तथा द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कहीं ये कंडीशन कही जा रही है कि विभिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के जब परमाणु मिल जाएंगे तो उनका आकार, उनका द्रव्यमान और उनके सभी जो गुण होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे अलग होंगे। 5वीं पॉइंट हमारी क्या थी कि एक दूसरे के समान होंगे, लेकिन कब, जब एक ही तत्व के होंगे। ठीक आई बात समझ में। जब एक ही तत्व के होंगे तो उनका सारा सब कुछ, सारा गुण यानी सर्वसंपन्न होंगे, सभी गुण उनके क्या होंगे समान होंगे। जब कंडीशन आएगी अन्य के लिए, अन्य तत्वों के लिए, तब क्या होंगे उनकी सारी कंडीशन भिन्न हो जाएगी, सभी असामान्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या करे, पॉइंट नंबर 7 कह रहे कि रासायनिक परिवर्तन में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। जब इनका रासायनिक परिवर्तन होता है तो निजी सत्ता बनाए रहते हैं, मतलब कि ये अपनी प्रकृति बनाए रखते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही होते हैं। अगर आप इनका रासायनिक परिवर्तन कर देंगे तब भी वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कौन रहेंगे, परमाणु रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि हम उनको ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं, ना ही फोड़ सकते हैं, ना ही भिन्न कर सकते हैं, ना ही अलग कर सकते हैं। ये कंडीशन है, इसलिए निजी सत्ता यहाँ दे दिया गया है। चलिए अब पॉइंट नंबर 8 देखिए। पॉइंट नंबर 8 आपको यहाँ मिलेगा। पॉइंट नंबर 8 है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। यानी इनको अणु भी कहा जाता है। यानी यौगिक को क्या कहा जा रहा है यहाँ, अणु को, जो अब अणु कहलाते हैं। देखिए क्या मतलब इनका जो अनुपात दिया गया है 1:1 दिया गया है, 1:2, 1:3 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है जब इस तरीके के सरल अनुपात बनाएंगे, जब 2 या 2 से अधिक जब तत्व रहेंगे तब इनकी बात करिए, तब वो क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। तो यानी क्या हो गया यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आ गई कि परमाणु से मिलकर क्या बने होते हैं, अणु बने होते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं से पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे, परमाणु से मिलकर अणु बने होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फिर से बता दे रहा हूँ, आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा कौन कह रहा है, डाल्टन का परमाणुवाद कह रहा है। क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर अणु बने होते हैं। परमाणु से मिलकर, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। यहाँ से ये कंडीशन समझ में आई। बिल्कुल ही आसान है, सब कुछ आसान है। और देखिए अगली पॉइंट यही बात हम कर रहे थे कि अतः डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार किसी भी तत्व को वह छोटे से छोटे अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। यही हमने डिफिनेशन इसकी सबसे पहले बताई थी आपको। ये देखिए याद आ रहा होगा आपको। इसमें एक कंडीशन और देखिए, ये जैसे आप कहते हैं कि परमाणु का उत्पत्ति, तो ये सब तो देखिए हम बताते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु शब्द ग्रीक शब्द के देखिए एटोमियो से उत्पन्न हुआ था। एटोमियो से उत्पन्न हुआ था जिसका अर्थ है अभिभाज्य। यानी एटोमियो का ही अर्थ है अविभाज्य। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डाल्टन कह रहे हैं। डाल्टन का परमाणुवाद कह रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब जितने 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट हमने बताए, ये सब क्या कर रहा है, ये डाल्टन का परमाणुवाद कर रहा है। और इसी से क्वेश्चन आपके बने होते हैं, इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए अगला। अब मैं आपको बताता हूं कि आधुनिक परमाणुवाद। देखिए आधुनिक परमाणुवाद यानी अब तक आप क्या देख रहे थे, डाल्टन का परमाणुवाद। अब देखिए आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद का मतलब क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आधुनिक परमाणुवाद मतलब जो इस टाइम का परमाणुवाद आपका चल रहा है, आधुनिक प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, ये देखिए। तो इसमें देखिए पहली पॉइंट क्या है, अब इनके अनुसार हम देखेंगे। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार क्या है पहली पॉइंट, देखिए परमाणु अविभाज्य नहीं है। देखिए अब हुई बात, यानी इसके पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये क्या कह रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य है,
अविभाज्य नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है तथा इन्हें पुनः कणों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि अविभाज्य नहीं है, यानी विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। ये उसमें क्या था, अविभाज्य है, यानी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब जो आधुनिकवाद है यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, ये कह रही है कि इसमें क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कई मूल कण होते हैं। इसमें ये बात आ गई। इसके पहले क्या कंडीशन थी कि इसमें कुछ नहीं होता है। इसके पहले कंडीशन हमारी ये थी कि इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी इसको ना ही तोड़ा जा सकता, ना ही फोड़ा जा सकता, अलग किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आधुनिक में क्या आ गया कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मूल कण आदि होते हैं, और क्या इनको पुनः कणों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए ऐसा, ये पहली पॉइंट है, पहली पॉइंट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आधुनिक परमाणुवाद कह रहा है। आई बात समझ में। देखिए अगली पॉइंट हमारी, दूसरी पॉइंट देखिए क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। अब देखिए ये एक ही, वह क्या कहा था, आधुनिक यानी जो हमारा डाल्टन का परमाणुवाद था, तो उन्होंने, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने ये कहा था कि जब एक ही तत्व के रहेंगे तो उनकी द्रव्यमान, उनका आकार और उनका जो परमाणु का द्रव्यमान, आकार, उनका सब कुछ, यानी सब कुछ समान आता है एक ही के, और अलग के सब कुछ अलग रहता था। लेकिन अब देखिए आधुनिक क्या कर रहा है कि एक ही तत्व के, यहाँ देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। ये देखिए कंडीशन आ गई, यहाँ भिन्न भिन्न आ गई, उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और था। तो आपको सबको याद रखना है, आधुनिक को भी रखना है, डाल्टन को भी याद रखना है। तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा गया। समस्थानिक, ये भी बात सही है कि आखिर अगर अलग अलग नहीं होते तो समस्थानिक कहाँ जाते, जिनका स्थान समान होता है लेकिन भार क्या होता है, अलग अलग होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे हाइड्रोजन के 3 हो गए, हाइड्रोजन के 3 हो गए, मैं तीनों का यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। क्या है, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है। तो मैं देखिए 1H1 होता है, और देखिए इसका क्या होता है, 1H2 होता है। ये जो ट्राइटियम होता है 1H3 होता है, ये होता है। अगर आपको ये मिल जाए समस्थानिक तो यहाँ से इसका, अब यहाँ से आपको किस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है इसके क्रमांक की और भार की, तो यानी न्यूट्रॉन के भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी में घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमाम तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप अगर इसी को पढ़ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि परमाणु के मूल कण। तो देखिए परमाणु में जो मूल कण होते हैं वो हमारा है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। परमाणु के मूल कण से क्या कंडीशन आ रही है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। देखिए इससे क्या आ रहा है कि न्यूट्रॉन, यहाँ देखिए मैं आपको एक एक दिखा रहा हूँ, न्यूट्रॉन भी है इसमें, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, मिलकर बने होते हैं। ये कंडीशन सही है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन जान लेते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी को बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। यानी सबसे पहले अब तक क्या था, परमाणु था, परमाणु को नहीं नष्ट किया डाल्टन के अनुसार, अब उससे भी छोटा आ गया, उसी में मिल गया, तो उससे छोटा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इसकी खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, और कितने में सन में किया था, 1897 में की थी। और इस पर जो कण होते हैं कितने कूलाम, यानी इस पर जो आवेश होता है वो हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। अब इसमें आ गई कि इसका जो इकाई होता है रीढ़ होता है। अगर आपसे कहीं ऑप्शन में ये मिल जाए, ये जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन का, ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये मिल जाए तभी सही होगा। अगर आपसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल जाएँ तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन चूँकि निगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा, आगे माइनस निगेटिव लगता है। अगर इसी, और सेम यही कंडीशन होती है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की सेम यही कंडीशन प्लस से होती है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, किसका, प्रोटॉन का होता है, और न्यूट्रॉन का यहीं आगे सिंबल निगेटिव लग जाता है। और इसका हाइड्रोजन के संदर्भ में मैं अगर पूछ दे तो हाइड्रोजन का जो भार होगा इसका कितना होगा, 1/1837वां भाग होगा। अर्थात इसका द्रव्यमान कहा जाए, द्रव्यमान मतलब भार वही कहा जाए तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब देखिए इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ये दिखाई दे दिया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ई पर निगेटिव ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है,
या तो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित ऐसे नेगेटिव ई बना कर के यहाँ शून्य यहाँ ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, यानी भार इसमें नहीं। ये बात रही इलेक्ट्रॉन की। अब इसके बाद देखिए प्रोटॉन की। प्रोटॉन में क्या होता है, अभी हम तीनों को एक साथ लेकर समझाएंगे। फिर देखिए प्रोटॉन क्या हमारा है कि प्रोटॉन क्या होगा, अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इसका खोज किसने किया था। प्रोटॉन क्या होता है, यह परमाणु का अति सूक्ष्म धनावेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जबकि क्या था, ऋणावेश था। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन क्या है, धनावेश है कि ऋणावेश है कि उदासीन है, तो आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश है, ऋण होता है। उन्हें बताया था कि -1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कूलाम होता है। ये क्या हो गया, प्रोटॉन हमारा धनावेश हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से। अब इसका कण देखिए, कण क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
खोज किसने किया था? इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो और 1919 में किया था। तो 1919 से आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी ख्याल आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, उसी टाइम की ये खोज हुई थी। देखिए जब हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तब उस टाइम देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, किया था। इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो इसलिए इसको या तो आप स्मॉल p से दिखा सकते हैं या 1h1 इस तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों को दिखा सकते हैं। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ऑप्शन में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बना था, अति धनावेश होता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बना था भार के लिए, सॉरी आवेश के लिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बना था खोज के लिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, इसका ट्रिक भी बता दूंगा। अभी न्यूट्रॉन आने दीजिए। न्यूट्रॉन में देखिए क्या है, न्यूट्रॉन की बात आई तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। घटक का मतलब उसका भी एक खंड है, उसका भी एक भाग है, उसका भी अलग एक भाग है, हिस्सा है। यह कण विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन हमारा क्या हो गया? उदासीन हो गया, अर्थात इस कण पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। इसको कैसे दिखाते हैं? देखिए दिखाने का तरीका इसका क्या है, या तो इसको n से लिख देंगे स्मॉल ऐसे, या तो इसको 0n1 इस तरीके से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दो कंडीशन हो गई। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg होता है, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर ये भी होता है, लगभग बराबर वो भी होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम आपको इसका बता देते हैं। तो इसका ट्रिक क्या था? जो खोज करता थे उनका ट्रिक था ईटा पर नचे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। देखिए क्या है, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन, यानी थॉमसन, आप समझ जाएंगे इतने से, थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज, पर मतलब प्रोटॉन की रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड। ये पी से पर मतलब कि प्रोटॉन, और र मतलब रदरफोर्ड ने। और नाचे मतलब कि न्यूट्रॉन की खोज, नाचे चे का मतलब चैडविक ने। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज यहाँ से मिल जाएगा आपका रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ईटा पर नचे, ईटा पर नाचे, ये हो जाएगा इसका सूत्र। ट्रिक ये उसका हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान सा ट्रिक। अब देखिए थोड़ा सा मैं तीनों को एक साथ लेके मैं इसका थोड़ा संदर्भ दे रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए क्या है इसमें, जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण होते हैं। तो गुण देखिए, ये आवेश है आपका, यहाँ देखिए द्रव्यमान है। तो आवेश की बात कहेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का देखिए यहाँ पॉजिटिव होता है, और इसकी संख्या देखिए ये 1 होती है। और ये देखिए सॉरी ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है निगेटिव होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? यही पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? आवेश, और ये दोनों क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और इनका द्रव्यमान देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना अनिवार्य है क्योंकि ये पूछा जाता है। और ये देखिए ये है, ये आपका प्रोटॉन का है। अगर आपको यही पूरे हाइड्रोजन के संदर्भ में तो 1/में हो जाता है, जो 837 लिखा गया है। और ये देखिए ये न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के भी भार होते हैं। तो भार ये देखिए नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल ये सब बिल्कुल। इसका तो स्क्रीनशॉट आप अभी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो पॉलिटेक्निक IIT में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक है कैथोड तथा एनोड किरणें। तो आइए हम जानते हैं कि कैथोड किरणें क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, और एनोड किरणें क्या होती है, इनके गुण जाते हैं। बिल्कुल आसान है, सभी को बिल्कुल आसान लगेगा। मैं ऐसी लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए क्या है कि विसर्जन नली में कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टेज धारा को 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रवाहित करने पर एक ऋणावेश
कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। यानी आपसे कैथोड किरणें पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो क्वेश्चन आपको पूरा बता दे रहा हूँ। पूरा मैं आपको टॉपिक एक एक बता दे रहा हूँ कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से पूछेगा आपको क्वेश्चन कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनका धारा की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती हैं। तो इसको याद रखना है कि कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती हैं। इस बात को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, फिक्स है कि बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी दिशा किधर से किधर होती है। तो कैथोड से एनोड की ओर होती है और इन किरणों को क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि विसर्जन नली में कम दाब पर, कितने दाब पर, कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस को, किसमें, उसमें गैस जो होती है वो चालक होती है, कुचालक होती है, सुचालक होती है, तो कुचालक गैस होती है। और इसमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज होता है, उच्च वोल्टेज होता है। इस बात को याद रखना है, कुचालक होते हैं, उच्च वोल्टेज होते हैं, कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती हैं और इन किरणों को क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें कहा जाएगा। जिसमें आपको कुचालक मिलेगा, उच्च वोल्टेज मिलेगा, दो इलेक्ट्रोड तो उसमें भी होंगे इसमें भी होंगे, और उनके अंतर क्या होगा, ऋणावेशित कण। इस बात को भी ध्यान रखना है, ऋणावेशित कण होंगे और उनकी धारा किधर होगी, कैथोड से एनोड की ओर होगी। इन किरणों को क्या कहा जाता है, कैथोड किरणें कहा जाएगा। यहीं से याद रखना है, यहीं से इसका ट्रिक बनेगा। देखिए क्या कि कैथोड किरणें यानी कैथोड पूछेगा, कैथोड जब भी पूछेगा तो कैथोड का मतलब कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड का मतलब कैथोड से एनोड की ओर हो जा रहा है, यहीं आप समझ जाना चाहिए। और चलिए अब आगे देखते हैं, इनके थोड़े से कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसको देखा जाता है कि कैथोड किरणें के गुण। देखिए ये पहला गुण क्या है, देखिए पहला गुण इसका है कि ये किरणें सीधी पथ पर गमन करती हैं तथा अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तुओं की छाया उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं, छाया उत्पन्न करती हैं। ये सीधी, ये पूछ सकता है आपसे कि कैथोड किरणें गमन करती हैं या गति करती हैं, तो किस तरीके से गति करती हैं, सीधे पथ पर, लीनियर यानी सीधा सरल रेखा, ऐसे इस तरीके से गति करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए दूसरी पॉइंट हमारी क्या है, दूसरी पॉइंट है ये किरणें द्रव्यमान कणों से निर्मित होती हैं तथा यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। किससे, द्रव्यमान कणों से। कैथोड किरणें जो होती है द्रव्यमान कणों से मिलकर बनी होती हैं, ये कंडीशन कहा जा रहा है। निर्मित होती है मतलब बनी होती हैं, ये कंडीशन इसमें कही जा रही है। अब चलिए इसका अगला देख लेते हैं। अगली कंडीशन देखिए क्या है, तीसरी पॉइंट हमारी है। तीसरी पॉइंट यहाँ देखिए दिया कि ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षोभित हो जाती हैं, अतः ये ऋणावेशित होते हैं। यानी कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋणावेशित हो जाती हैं, ऋणावेशित होती हैं। कैथोड क्या होती हैं, ऋण होती हैं, और जब एनोड की बात आएगी तो क्या होंगे, सेम इसी का अपोजिट यानी वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगली पॉइंट हमारी है कि ये जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिससे टकराएंगी उसको क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए कैथोड किरणें एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को भेद सकती हैं। कैथोड किरणें एल्युमिनियम मतलब कि जो धातु होती हैं उनको भेद सकती हैं, उनको आर पार कर सकती हैं, ये कंडीशन कही जा रही है। किसको, धातु को। धातु आपके यस ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद कंडीशन क्या है, इसके बाद अगली कंडीशन है कि कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। आपसे पूछा जाता है कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं तो क्या होगा, कैथोड किरणें होगा। एक तो अल्फा गामा बीटा में पूछा जाता है रेडियो एक्टिव में, तो अभी इसके बाद जब हम आएंगे उस टॉपिक पर, उस लेसन पर, रेडियो एक्टिविटी पर, तो वहाँ भी आपको बताएंगे। लेकिन ये कैथोड किरणें क्या है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, वहाँ भेदने वाली क्षमता होती है। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है, सभी एक एक पॉइंट हम आराम से इसको पढ़ते जाएंगे। अगली पॉइंट क्या है कि जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो यक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। यानी कैथोड किरणें क्या होती हैं, जो टंगस्टन धातु होता है, जैसे हमारा जो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में कौन सी गैस होती है, जैसे कि आपको पूछा था तो आर्गन होती है, लेकिन उस पर जो तंतु लगे होते हैं किस तरह, टंगस्टन के लगे होते हैं। तो उस पर या उच्च मतलब कोई उच्च रहेगा या अन्य धातु रहेगी, तो उस पर जब गिरेगी धातु पर, तो मतलब ये देखिए इसके पहले ऊपर पढ़े थे हमने कि भेद सकती हैं, छेद कर सकती हैं, तो वहीं क्या होगा, यक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ जब इसको भेदेंगी वहीं क्या होंगी, यक्स किरणें उत्पन्न होंगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और बिल्कुल अच्छी भी बात है, आपको आ गया होगा। देखिए अगला क्या है, जे थॉमसन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक है। किसने कहा था? जे थॉमसन ने, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। जे थॉमसन ने क्या कहा था, क्या सिद्ध किया था? सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। ये बात कहा था जे थॉमसन ने कहा था। अब हम आते हैं चलिए एनोड किरणें पर। जो कैथोड किरणें थी हमने क्या बताया, उसमें याद करने वाली क्या बात थी? याद करने वाली फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। और क्या था उनमें कि जहाँ ये धातु को या फिर टंगस्टन धातु को जब ये टकराती हैं तो उनमें क्या होती हैं? यक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, ये थी। और इसकी बातें क्या थी कि ये देखिए, और इसकी बातें क्या थी याद करने वाली? और इसकी बात ये थी कि जो इनकी गति होती है ये सीधी होती है। और इनमें याद करने वाली क्या बात थी कि ये जो कैथोड होते हैं इनकी धारा किधर से होती है? कैथोड से एनोड की तरफ होती है, और ये उच्च वोल्टेज धारा होती है और इसमें कुछ चालक गैस होती है। इतनी बातें याद रखनी है आपको, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है आपको। देखिए याद करने के लिए कैसे याद करना है? कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको याद नहीं होता है, ये बड़ी समस्या है आपको कि याद नहीं होता है। तो आपको याद कैसे होगा? आप कुछ भी वर्क करें, अगर आप घर पर हैं, घर खाना बना रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर वैसे सोच रहे हैं कुछ, फिर या कोई कार्य कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ कंप्यूटर पर कुछ भी मूवी, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं उस टाइम आप क्या करें कि जो कुछ भी पढ़ें उसको एक बार मन में रिवाइज कर लें। यानी सोते टाइम या फिर कुछ करते टाइम बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, कुछ भी वर्क आप कर रहे हैं, तो आराम से केवल आपको क्या करना है, एक बार उस पर ध्यान लगाना है कि जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा था वो क्या है, हमें याद है कि नहीं अभी तक। अगर आपको वो टॉपिक याद आ जाता है तो समझ लीजिए वो आपको याद रहेगा। आप ऐसे अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं तो आपको टॉपिक जो होंगे भूलने कम हो जाएंगे, भूलने के चांसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे, आपको टॉपिक याद रहने लगेंगे। चलिए एनोड किरणें क्या है? देखिए एनोड किरण क्या है कि जब विसर्जन में कैथोड छिद्रित कैथोड लिया जाता है, जो छेद होते छिद्रित कैथोड का रहा लिया जाता है, तो उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने पर कैथोड किरण के विपरीत दिशा में धनावेशित कणों की एक धारा चलती है, जिसे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया? विपरीत हो गया। इसमें क्या है? एनोड से किधर की ओर चलेंगी? कैथोड की ओर चलेंगी। ये हो गई बात। और ये क्या होते हैं? वो ऋणावेश होता है, ये क्या होते हैं? कैथोड ऋणावेश, और एनोड क्या होंगे? धनावेश होंगे। ये बात आई समझ में। और इस किरणों को क्या कैनाल किरणें भी कहा जाता है, और एनोड किरणें भी कहा जाता है, और धनात्मक किरणें भी कहा जाता है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए क्या है? प्रॉपर्टीज है कि एनोड किरणें क्या होती है? सीधी रेखा में चलती हैं। वो भी सीधी रेखा में, ये भी क्या है? सीधी रेखा में चलती हैं, परंतु अपने मार्ग पर रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। उसमें क्या था? ठोस पर उत्पन्न कर रही थी। ये जो भी रखी होगी उसको उत्पन्न छाया कर देंगी। यानी जैसे आपकी एक्स किरणें क्या होती है, जैसे आपको मैं बता दूं कि एक्सरे आपका होता है तो वहाँ पर जो गामा किरणें जाती है तो उसको भेदन क्षमता जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है ताकि छाया छोड़ दे। तो इसी तरह की ये एनोड होती हैं, एनोड भी क्या करती हैं? छाया छोड़ देती हैं। तो इसका वर्क अलग होता है, उसका वर्क अलग होता है, अलग अलग जगहों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दूसरी पॉइंट क्या है कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें ऋणावेशित सिरों की ओर से विक्षोभित हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन किरणों धनावेशित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित सिरों की ओर विक्षोभित हो जाती हैं। यानी जो देखिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत और चुंबकीय जब आप बनाएंगे कैथोड और एनोड एक बैटरी में अगर फिट करेंगे आप कि एक साइड कैथोड एक साइड यानी प्लस और नेगेटिव एक साइड करेंगे ऐसे, तो उसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो जब ये बात इसमें कही जा रही है कि जो विद्युत होगा उस और क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे उसमें, जैसे चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र यानी उनका जहाँ इलाका होगा, विद्युत मतलब उनका जहाँ इलाका होगा, ये जो होती है इनमें जो किरण होती हैं वो ऋणावेशित सिरों की ओर विक्षोभित हो जाती है। मतलब ऋणावेशित की ओर से क्या होती हैं? हट जाती हैं। क्या होती हैं? धनावेशित होती हैं। तो यानी इसलिए क्या होंगे ये ऋणावेशित की ओर विक्षोभित हो जाती हैं। यानी ऋण को क्या कर लेती हैं? पकड़ लेती हैं। तो धन, और जानते हैं कि आपको प्लस और माइनस रहेगा तभी आकर्षण होगा। विक्षोभित हो जाती है मतलब आकर्षित हो जाती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? धनावेश कण होते हैं। चलिए अगली पॉइंट क्या है कि एनोड किरणें भी अपने पथ में रखे पहिए को घुमा देती हैं तथा गर्म कर देती हैं। वो भी क्या कर रही थी? गर्म कर दे रही थी। ये क्या कर रही है कि अपने पथ में रखे पहियों को घुमा देती है। चलिए अगली पॉइंट देखिए क्या है
अगली पॉइंट है कि इन किरणों का जो आवेश होता है, आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है, वो E/m विसर्जन नली में ली गई विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये होती है यानी इलेक्ट्रॉन अपन मास, ये होता है अनुपात, इसका होता है आवेश है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ E से दिखाया गया है, अब इसको Q से दिखा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए कि इन किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉनों से कम होता है। इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है? कम होता है, जो कि आपको यहाँ डाटा दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ये हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रक्रम यानी नाभिकीय परमाणु मॉडल। देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। देखिए 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर एक अल्फा किरणों की बमबारी कराए। प्राप्त परिणामों को निष्कर्ष निकले। यानी क्या था, 1911 में जो रदरफोर्ड थे ये सोने की पतली झिल्ली लेते हैं, यानी परत लेते हैं, पतली झिल्ली कहें या फिर पतली पन्नी कहें या फिर उसको एक परत कहें पतली। तो उस पर क्या करते हैं, अल्फा कण जो होते हैं उसकी बमबारिश यानी उस पर बौछार कराते हैं, उस पर फेंकते हैं, उस पर आघात कराते हैं, चोट पहुंचाते हैं। किस पर? सोने की जो झिल्ली होती है उस पर। तो उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी, कि क्या क्या उसके निष्कर्ष क्या क्या होते हैं ये इसमें बताना है। देखिए तो पहला निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि अधिकांश जो कण होते हैं वो धातु की पतली, जो धातु की जो पन्नी होती है, जो झिल्ली होती है, जो परत होती है, उसको भेद कर सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। यानी देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्सप्लेन देखिए किस तरीके से। हमने मान लिया कि ये देखिए सोने की, ये देखिए पतली झिल्ली ले ली हमने, ये ले लिया पतली झिल्ली। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा कण की, किसी अल्फा कण की हम बमबारिश करा रहे हैं। तो यहाँ से जब अल्फा कण जाएगा, इसमें जाएगा तो टकरा के आएगा। कब आएगा? देखिए जब इसमें से जब बमबारिश करा रहे थे, यहाँ से कुछ कण जा रहे थे ऐसे, कुछ कण ऐसे जा रहे थे, कुछ कण ऐसे मतलब जा रहे थे। तो कुछ कण तो जा रहे थे पर वापस आ जा रहे थे, कुछ कण जा रहे थे, जैसे कि कुछ कण गए, जाने के बाद क्या हुआ, आर पार निकल गए, कुछ कण गए यहाँ से जाने के बाद वापस आ गए, कुछ कण गए टकराने के बाद वापस आ गए, कुछ कण गए सीधे निकल गए। पहले क्या है, कुछ कण गए सीधे निकल गए, फिर टकराने के बाद गए वापस आ गए, फिर उसके बाद क्या किए, कुछ टकराने के बाद अपना दिशा बदल लिए, टकराने के बाद दिशा बदल लिए, यानी जा भी रहे हैं। और उसके बाद देखिए कुछ गए आ गए, गए आए, यानी गए भी आए भी, गए भी दिशा बदल दिए। यहाँ देखिए गए दिशा बदल दिए, यानी जाने के बाद कुछ कण इसमें दिशा बदल है। 3 ऑप्शन देखिए इसमें से बन रहे हैं, जो कि अभी बताऊंगा आपको कि 3 ऑप्शन बन रहे हैं। जो देखिए यह है, कुछ गए तो सीधे निकल गए। जब सीधे निकल गए तो इसका मतलब क्या था कि इसमें खाली स्थान है। जो ये परमाणु है, परमाणु में क्या है, खाली स्थान है, तभी नहीं जाएंगे तो सीधे निकल जाएंगे, और कुछ जाएंगे तो टकरा के वापस आ जाएंगे, यानी उसमें क्या है, सघन माध्यम है, उसमें घन है, ये बात करी जा रही है। और देखिए जो विरल माध्यम होगा वहाँ से जाएंगे, वहाँ से जो किरण होंगे, अल्फा कण जो होंगे, जाने के बाद अपना मार्ग विचलित कर लेंगे, वहाँ क्या होगा, इसका सघन नहीं होगा, विरल होगा। देखिए दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट है कि कुछ अल्फा कण को प्रतिकर्षित होकर मूल पथ पर विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु है, यानी गए क्या किए, वापस आ गए, तो इसलिए क्या कहा गया कि धनावेशित वस्तु है उसमें बीच में। अब इसके बाद तीसरी पॉइंट है कि बहुत छोटे अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए। यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त धनावेश पर अति सूक्ष्मतम आयतन के केंद्रित रहता है। इसे धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक दिया था, जो जा रहे थे और उसी पर लौट आ रहे थे वापस। यानी जो देखिए ये जो बनाया था हमने डायग्राम, तो इस पर से जा रहे थे कुछ वापस, कुछ गए सीधे निकल गए, और क्या कुछ गए यहाँ जाने के बाद आ गए, यहाँ भी कुछ गए कुछ आ गए, यहाँ गए कुछ निकल गए। तो यहाँ जो आ जा रहे हैं, जो जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग पर वापस आ जा रहे हैं। वहीं क्या कहा उन्होंने बताया कि छोटा सा जो कोई छोटा सा कण है उसी का नाम दिया रदरफोर्ड ने नाभिक। तो यानी नाभिक की खोज कौन किया था, यहाँ से आप कह सकते हैं रदरफोर्ड ने किया था। ये भी बात आई समझ में, यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियाँ। अब इनकी जो कमियाँ थी उसको जान लेते हैं कि कुछ कमियाँ इसमें हैं। तो कमियाँ देखिए बिल्कुल आसान से इसको समझना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, पहला हमारा है कि परमाणु मॉडल क्या था कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता।
यानी जो रदरफोर्ड ने परमाणु बताया था कि बीच में परमाणु है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, अस्तित्व की व्याख्या मतलब उसका जीवन का उसके बारे में बता नहीं सके कि वो क्या है। केवल इतना ही बताए कि जो वापस आ जा रहे हैं वो क्या है, नाभिक है, बस केवल इतना ही बताए थे। इसलिए चलिए अब इसके बाद देखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, यानी ये जानते हैं कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है यानी सभी लोगों का मॉडल है। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सभी लोगों को समझते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इनके अनुसार क्या है, पहली कंडीशन इनकी ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का कार्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का स्थिर विद्युत आकर्षण करता है। ये क्या कहे, नील्स बोर ने क्या कहा था कि देखिए जैसे ये नाभिक है तो इसके बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बंद कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इनकी कंडीशन थी। और भी कैसे, अभिकेंद्र बल के कार्य में इलेक्ट्रॉन के नाभिक बीच जो स्थित होता है ये विद्युत आकर्षण, यानी एक दूसरे से आकर्षण से बने होते हैं और एक ऐसे चक्कर लगाते हैं, देखिए ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ये इनकी कंडीशन, ये इन्होंने बताया था पहले पॉइंट में। और दूसरी पॉइंट देखिए क्या है, दूसरी पॉइंट है इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को त्रिज्या निश्चित होती है। इन कक्षाओं में घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाओं को कोष भी कहा जाता है, यानी कोष, सेल की बात हो रही है। तो सेल एक आपका आता है, सब सेल एक सेल होता है, तो सब सेल नहीं, यहाँ सेल की बात हो रही है यानी कोष की। तो कोष क्या कह रहा है कि जो ये देखिए जो चक्कर लगा रहे हैं इनको क्या कह रहा है, ये कोष हैं, इनको क्या कह रहा है, कोष है, यानी के यल यम यन जो होते हैं ये क्या कह रहा है, इनको कोष कह रहा है, सेल कहा जा रहा है। बस इसी को बात को कही जा रही है सेल। और इसी को क्या कहा जा रहा है, ऊर्जा का स्तर होता है कि मतलब एक निश्चित इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए, यानी जैसे नाभिक है तो ये जब घूम रहे हैं तो निश्चित एक इन पे आकर्षण बल होगा, तभी ये घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि इसमें कि ये जो इनका ऊर्जा का जो स्तर होता है इसको क्या कहा गया, इसको सेल कहा गया, या ऊर्जा का स्तर कहा गया, इसको कोष कहा गया। ये बात इसकी कंडीशन है। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ये घूमते घूमते गिर जाएंगे, तो इनकी भी कुछ कमियां हैं, तो उसको भी कमियां को दूर करने के लिए आए थे फिर अब बाबू। चलिए देखिए अगली पॉइंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा में कमी होती है और न ही वृद्धि होती है। यानी जब इस तरीके से अब कक्षक में, जैसे ये था हमारा नाभिक, और देखिए ये देखिए जो चक्कर लगा रहे हैं तो ये बता रहा है कि इसमें न तो ऊर्जा की कमी होती है और न ही वृद्धि होती है। तो ये समान, यानी जितने चक्कर में ये जैसे ये लगाया चक्कर, दूसरा चक्कर, मतलब इसी पर तीसरा चक्कर ये ऐसे ही लगाते जाते हैं। न कि कभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि कोई जो है नाभिक के ऐसे चक्कर लगा ले तो कोई ऐसे लगा ले, तो मतलब कोई ऐसे लगा दे, ये नहीं होता है, समान होता है इसमें, क्योंकि ऊर्जा की कमी नहीं होती और वृद्धि भी नहीं होती। जब कमी और वृद्धि नहीं होगी तो जिस तरह से जिस कार्य पर वो करता रहेगा सेम वैसे करता रहेगा। जैसे ब्रह्मांड में है ना कि अगर कोई वस्तु जैसे अगर वहाँ गति करे तो गति की अवस्था में ही रहेगी, तो यहाँ क्यों गति की अवस्था में रहेगी, क्योंकि वहाँ वायु नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ, तो इसलिए अगर गति है तो गति की अवस्था में रहेगी। न्यूटन का भी नियम है ना। तो इसी तरीके से यहाँ बात हो रही है कि इसमें ऊर्जा की कमी और वृद्धि नहीं होती है, तो इसलिए जैसे है वैसे घूमती रहेगी, जिस पथ पर है वैसी उसी पथ पर घूमती रहेगी। ये कंडीशन है। क्वेश्चन देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक, अर्थात देखिए पहला गुणक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। पहली कक्षा में h/2π होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 2h/2π और 3h/2π। इसी तरीके से होता है। तो इसका जब कोणीय संवेग होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं। तो कोणीय संवेग यम VR इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। n की वैल्यू क्या है, ये देखिए पहले कक्षा के लिए, दूसरे कक्षा के लिए, तीसरे कक्षा के लिए, चौथे कक्षा, डाटा इसी तरह पता नहीं कितने कक्षा हैं, अभी तो हो रही है कुछ, होने दीजिए, अनंत तक है, तो इसलिए क्या कर लिया n तक ले लिया है। तो इसका जो कोणीय संवेग होगा क्या होगा,
n तक होगा। देखिए आपको जहाँ देखिए n बराबर दिया है कक्षाओं की संख्या, m बराबर दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v बराबर दिया है इलेक्ट्रॉन की गति दिया है, r बराबर क्या दिया है कक्षा की त्रिज्या दिया है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। देखिए आगे अगली पॉइंट देखिए क्या है कि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को आवेशित करके उच्चतर कक्षा में जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को उत्सर्जित करके न्यूनतम कक्षा में कूदता है। ऊर्जा की इस निश्चित मात्रा को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम का मान एच वी मतलब आवृत्ति जो होती है होता है, जहाँ एच क्या प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का मान यहाँ से पूछा जाता है, जूल सेकंड होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तथा वी क्या होती है, जो ये म्यू होता है ये क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्लांक नियतांक का मान आपसे पूछा जाता है। चलिए छठी पॉइंट देखिए क्या है, नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम द्वितीय तृतीय कक्षा में क्रमशः, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट, यानी यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये डाटा n अंकों तक होता है, कि जबकि के एल एम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जो पहला कक्षक हमारा होता है, जैसे ये पहला कक्षक हुआ इसको के से, दूसरा कक्षक एल से, तीसरा कक्षक एम से, चौथा कक्षक के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से होते हैं, आगे तक होता है। अब देखिए इसके बाद बोरबरी ने क्या कहा था कि 1921 में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियम दिया था। अब देखिए इसमें से कुछ कंडीशन और बता दें आपको कि जैसे पहला है तो किसी भी कक्षक में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो 2n स्क्वायर होते हैं, जहाँ n क्या कक्षक की संख्या है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि पाँचवें कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो पाँचवें कक्षा में पूछ दिया जाए उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तब क्या करेंगे आप, तो आपको एक ये सूत्र पता है, इससे क्या कर लेंगे 2n की वैल्यू क्या, पाँचवें कक्षा में हम पूछ रहे हैं तो 5 स्क्वायर, यानी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 50। कितना आएगा आपका, यहाँ से 50 आएगा। ये देखिए 5 का था स्क्वायर तो यह 25 हो जाएगा, 25 का गुणा 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 हो गई अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और IERT में तो खूब पूछे जाते हैं। चलिए देखिए दूसरी पॉइंट बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है तथा इसके अंदर वाले कोशों में 18 से अधिक नहीं हो सकते। यानी आपका बोरबरी के नियम यही ना होता है, 2, 8, 18, 32, ये नियम होता है इसका। तो यही बात कर रहा है कि बाह्यतम जो कोश होता है और 8 से अधिक नहीं हो सकता, यानी जो ये लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला 8 से नहीं हो सकता और जो अंदर वाला होगा जो 18 से अधिक नहीं हो सकता। ये बात कही जा रही है इसमें। जैसे कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आ गया, 8 आ गया, ये 18 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये कंडीशन है कि 8 हो सकता है, मतलब अधिक से अधिक ये कंडीशन 8 हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको 2 न करके क्या कर दें कि 2, 8 ऐसे कर दें कि 20, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको 18 रहता है और ये अधिक से अधिक 8 तक होता है। 8 तक जब ये जाएगा, अगर यहाँ 9 रहेगा तब इसको मैं 8 लिख कर तब इसको करते हैं। ये कंडीशन कही जा रही है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब जितना भी है, बोरबरी का नियम, अभाव का नियम नहीं आ रहा है, तो आप ये जो थ्योरी है, थ्योरी से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इसकी फुल डिटेल दिया है, पूरी डिटेल, 60 ट्रिक इसका ट्रिक बताया, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसका ट्रिक बताया, जो कि बहुत ही कम समय में आप कर ले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो हमने बनाया, इसलिए बनाया कि ट्रिक, उसके अपवाद जितने हैं, बोरबरी के नियम से, अभाव के नियम से, सारा कुछ डिटेल हमने उसमें बताया है। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए कि सबसे, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। सबसे बाहरी कोश में 2 से अधिक तथा भीतरी कोश में n-1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी अंतिम पहले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। तो अब ये सब जितनी बातें हैं प्रारंभ में, ये सब इसको बातें छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगर आप इसको देखना ही चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए बोरबरी योजना के अपवाद देखिए, अभी इन्हीं लोगों का अपवाद ही रह गया, पढ़ते ये लोग करके चले गए और हम लोग इसी को पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, आखिर क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों से कम हम लोगों के पास नॉलेज है, तभी ना हम इन लोगों की बात को पढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को भरते समय D अथवा F कक्षक के पूर्णतः या अर्धपूर्ण भरे होने में यदि केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो बाह्य कक्षक में
एक इलेक्ट्रॉन डी अथवा एफ कक्षक में कूद जाता है, इसका अपूर्ण तथा पूर्ण भरे हुए उपकोष को अत्यधिक स्थायित्व है। देखिए इसकी सारी कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये देखिए एस पी डी एफ की बात हो रही है, तो एस पी डी एफ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उपकोष होते हैं। एस पी डी एफ उपकोष होंगे। अगर आपसे एस पी डी एफ पूछा जा रहा है तो उपकोष होंगे। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सब सेल, सब SHELL सब सेल होता है। अगर आपको के एल एम और यन मिल जाए तो ये आपका होता है कोष। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेल, ये कोष होते हैं। और एस पी डी एफ क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। तो आपको इसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसको देखिए, इसमें क्या कंडीशन कर रहा था, डी वाला में जो कूद जाता है वो देखिए जैसे अपवाद वाले हो गए, उसी को अपवाद कहा गया। तो अपवाद का मतलब क्या है? देखिए 2 1 है, तो यहाँ से देखिए मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो इसके पहले वाला था ये तो 8 है, और देखिए जो ये बात कंडीशन थी 18 है, तो 18 है, तो ये जो देखिए 1 है, तो क्यों ना हम 1 को हटाकर यहाँ 19 कर दें? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके पहले हमने नियम में पढ़ा है कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 8 से जब ऊपर जाएंगे तभी इस वाले में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ये कंडीशन थी। और ये जो देखिए क्रोमियम आपका दिया गया है, सॉरी देखिए कोबाल्ट ये है, कापर ही है, कापर दिया गया है। परमाणु क्रमांक इसका बता दे रहा हूँ, ये 29 होता है। परमाणु क्रमांक में क्रोमियम का 24 होता है, Cr होता है जो कि इसका इलेक्ट्रॉन 24 होता है, और देखिए Cu है, ये कापर है, इसका 29 होता है। दोनों अपवाद होते हैं। तो अपवाद देखिए, अगर आपसे इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पेपर में खूब पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, पॉलीटेक्निक IRT में हर साल पूछे जाते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी लोग इस पर ट्रिक करते हैं, लेकिन जबकि ये है क्या, ये तो इसका क्या है, सही है। और देखिए ये जो क्रोमियम है इसका क्या है, ये है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कि इसका होता क्या है, सभी लोग करेंगे तो क्या करेंगे, फटाक से तुरंत करेंगे। Cu है तो 29 है, तो सभी लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसका करेंगे 2 8 और क्या करेंगे 18, 2 8 18 कर देंगे, 10 ये क्या हो गया 18 हो गया, तो ये 29, ये इसका तो ठीक है। लेकिन आपको एक बता दूँ कि अभी देखिए जैसे आपको मिल जाए, ये देखिए क्रोमियम का मिल जाए, तो इसका क्रोमियम क्या कितना होता है 24 होता है। तो अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो फटाक से करेंगे कि 2 8 और 18 होता है, तो इसको 18 नहीं हो पाएगा तो 14 कर देंगे। ऐसे 18 क्या नहीं हो पाएगा तो 14 कर देंगे। क्यों करेंगे 14? क्योंकि कहेंगे कि जब यहाँ 8 तक हो ही नहीं रहा तो क्यों करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए ऐसा होता है 2 8 13 होता है, यहाँ 1 होता है। ये इसको इस तरीके से कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फुल डिटेल आपको दिया, ऊपर आई बटन में जाइए, देखिए वहाँ से कैसे होता है। अब आगे चलते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के जो नियम होते हैं उसको हम जान लेते हैं। कुछ नियम इसके हैं, तो देखिए इसका नियम क्या है। चलिए देखिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनकी चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। मतलब एक कक्षक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए ये आपका कक्षक होता है, ऑर्बिटल इसको कहा जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, ये देखिए विपरीत दिशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रह सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही बात आपको, ये देखिए दोनों इसी दिशा में नहीं हो सकते हैं, ये बात कर रहा है गलत है। आप एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, यानी ये नियम सही है, ये नियम क्या हमारा गलत है, ये बात बता रहा है। अब देखिए इसके बाद हुंड का नियम है। देखिए मैं पाउली का अपवर्जन नियम जो था, पाउली का अपवर्जन नियम ये भी कहता है कि चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, अधिक से अधिक होगा 2 का होगा 3 का होगा, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान किसी भी हालत में समान नहीं होगा। ये पाउली का अपवर्जन नियम भी होता है। और जो हुंड का नियम होता है, हुंड ने कहा था कि झुंड ना लगाओ। झुंड ना लगाओ का मतलब कि जो आपके ये ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो आपके ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बारी बारी से प्रवेश होते हैं। ये बताए थे हुंड ने, इलेक्ट्रॉन बारी बारी से प्रवेश होते हैं, इस तरीके से करके जाएंगे, इस तरीके से। न कि ऐसे प्रवेश होंगे, न कि आपको करना है कि इसी में इसको भर दें, इसी में इसको भर दें, इसी में इसको ऐसे नहीं भरना है, ये गलत हो जाएंगे आपकी। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश होंगे ये आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन बारी बारी से पहले इसमें भर लेंगे, फिर इस कक्षक में, फिर इस कक्षक में, उसके बाद आएंगे एंटी क्लॉकवाइज इसमें, एंटी क्लॉकवाइज इसमें, एंटी क्लॉकवाइज इसमें। इस तरीके का हुंडे के नियम बताया था। और देखिए अब बाहु का नियम, देखिए यही जो था टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या था कि अब बाहु का नियम। तो अब बाहु का नियम क्या कहता है, ये देखिए इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा की जो अवस्था में होती है, तलस्थ अवस्था जो होती है, परमाणु अल्पतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करती है। इस नियम के परमाणु में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई। ये देखिए तमाम दुनिया भर की बकवास दिया है। देखिए मैं इसको सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ आपको
कि जो ये दे दिया गया ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब बाहु के जो नियम होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, जो उन्होंने बताया था। अब बाहु क्या थे, वैज्ञानिक नहीं, ये कोई जर्मन शब्द एक है, ये वैज्ञानिक नहीं, ये मत समझना कि अब बाहु वैज्ञानिक हो गए। अब बाहु कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये क्या, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। देखिए आपको यहाँ देखिए डिक्रीज इंक्रीज ये सब दिखाई दे, समझते हैं ना डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, ये मतलब बढ़ता क्रम। ये देखिए बढ़ते हुए है, तो अब बाहु के क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। ऊर्जा के स्तर के क्या है, बढ़ते क्रम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बाहु के नियम से नहीं आता, आप बाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपका पेपर नज़दीक आ रहा है तो इससे नहीं घबराना है। आप ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो को मिल जाएगा वीडियो, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर कुछ नहीं आता तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसको गारंटी है। चलिए अब आते हैं थोड़ी सी क्वांटम संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या होती है परमाणु के नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए 4 संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहा जाता है। चार किसकी, 4 संख्या द्वारा। और चारों संख्या क्या होती हैं, चारों संख्या यन, यल, यम और यस होती हैं। इन्हीं संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति नाभिक के भीतर जो होते हैं, परमाणु के नाभिक के परितः जो होते हैं उसको किया जाता है। तो इसमें क्या हो गए, यन, यल, यम, यस ये होते हैं। अगर आपको क्वांटम संख्या में दिक्कत है तो ऊपर आई बटन में चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा पूरी डिटेल, फुल डिटेल हमने बताया है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है, कैसे क्वांटम संख्या से प्रश्न आते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाया जाता है। यह शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। शून्य को छोड़कर यानी क्वांटम संख्या का मान जो होगा शून्य नहीं होगा। और इसमें बता दें कि इसको दर्शाया किससे, इससे और क्या पूछ सकता है कि ये किस मतलब क्वांटम संख्या का उद्देश्य क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है। इससे स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो पॉलिटेक्निक में भी और IIT में पूछिए मत कितने तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो स्थिति तथा ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है इससे, ये कंडीशन हो गई। और शून्य को छोड़कर शेष कोई भी पूर्ण 1, 2, 3 ये हो सकता है, लेकिन शून्य इसका नहीं होगा, ये कंडीशन इससे। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को करते हैं प्रदर्शित यन से, स्मॉल यन से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नहीं दिया, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद आता है दूसरी हमारी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, इसका मान जो होता है n-1 हो सकता है यल के कुल मान तक, यानी प्राथमिक क्वांटम संख्या के मान के बराबर होता है, शून्य होता है यल। और ये जो निर्भर करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या SPDF उपकोष पर दर्शाती है। ये किसको निर्धारित करती है, ये देखिए वो क्या थी, स्थिति और आकार को स्थिति और ऊर्जा को दिखा रहा था कौन, क्वांटम संख्या। ये जो संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये क्या दिखाती है, उप कक्षा के आकार को निर्धारित करती है। तो इस बात को ध्यान में रखना। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यल से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपको कुछ भी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए, बिल्कुल निसंदेह होकर जाइए, आपको मिलेगा, सारी डिटेल मिल जाएगी, पूरे एकदम फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन फिर भी हमने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। देखिए क्या है, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेट क्वांटम संख्या। ये देखिए क्या होता है कि इसका जो मान होता है यल पर निर्भर करता है। यल के लिए यम का मान ये होता है। जैसे हम आपको बता दें कि यल का मान, जैसे ये देखिए ये बना दिए हमने, कक्षक बना दिया, इसमें 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो यम इससे वैल्यू मतलब इसका क्या होता है, फिर से बना दे रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 ये हो गए। यम का मतलब क्या होता है, यम की वैल्यू यहाँ शून्य होती है, अगर इधर आएंगे तो आपको +1 मिल जाएगी, इधर आएंगे तो +2 मिल जाएगी। इस तरीके से बढ़ते जाती है, इधर नेगेटिव, इधर क्या होगी -2, इस तरीके से मतलब बढ़ती जाती है। ये आपकी यम की वैल्यू होती है। यम की वैल्यू ये डिपेंड करती है जो कक्षक हमारा है, यस का है, यस का ऑर्बिटल होगा तो 1 बनेगा, और आपको P का होगा तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, D का होगा तो 5 बनेगा, F का होगा तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे। ये डिपेंड करता है इस पर। तो सारी डिटेल हमने फुल डिटेल बताई है, उसमें जाइए मिलेगा आपको। चक्र क्वांटम संख्या क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन के घुमाव की दिशा को निर्धारित करती है। इसके केवल 2 ही मान हो सकते हैं, या तो एक हाफ होता है, हाफ प्लस होता है, या हाफ नेगेटिव होता है। यानी ये जो होता है हमारा क्लॉकवाइज होता है,
ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज का मतलब +1/2। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको यस से दिखाया जाता है। और जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या था इसको यम से प्रदर्शित किया जाता है, मैंने भूल गया बता दिया आपको यहाँ। और ये यस के जो मान होते हैं ये केवल दिशा को प्रदर्शित करते हैं। देखिए दिशा को निर्धारित करते हैं, दिशा को निर्धारित करते हैं यस के मान जो होते हैं। और यस के मान मैं बता दूंगा आपको कि जैसे ये आपका ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल हो गया इसमें, तो ये जो थे ये देखिए ये इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये +½ के लिए होगा। और जो आपके देखिए यहाँ जो इस तरीके निगेटिव है यानी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये माइनस को डिनोट करता है यहाँ से, ये यानी घुमाव की दिशा को, इलेक्ट्रॉन के घुमाव की दिशा को प्रदर्शित करते हैं ये। तो ये थे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या। देखिए मैं इस पर आपको सुपर ट्रिक भी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कर ले जाएंगे। तो परमाणु संख्या का सबसे पहले देखिए क्या है, मोजलेन है, मोजलेन तत्व का परमाणु, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा परमाणु संख्या का, तो सबसे पहले मोजले इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमने कई वीडियो में बता दिया है। तो तत्व को परमाणु क्या होता है कि ये किस में किए थे, 1913 में किए थे। तत्व के परमाणु के महत्वपूर्ण मौलिक तथा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की खोज की थी किसने, मोजले ने किया था। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की खोज किया था मोजले ने। इसको परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या कहें, ये दोनों बात एक ही होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित समस्त धनावेश की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैं इसका ट्रिक बताऊँगा। चलिए पहले तो पढ़ तो लें सभी। चूँकि नाभिक के समस्त धनावेश क्या होते हैं, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जो हमारा होता है, ये देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन से बराबर होती है। ये इसको सब कुछ मैंने इकट्ठा करके सब कुछ निचोड़ करके मैंने बताया, एक ट्रिक बताऊंगा जो कि अभी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए यहाँ क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग फल के बराबर होती है। इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या ये सब निकालने में प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आप आई बटन में जाएंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। मैंने इसका भी तरीका बताया, वहाँ भी ट्रिक बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा। देखिए आपको यहाँ तमाम दिया गया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसकी ये संख्या, यानी ये देखिए मैं आपको इससे ही बताऊँगा। देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आप बार बार भूल जाते हैं कि ए बराबर जेड प्लस एन था, कि जेड बराबर ये प्लस एन था, कि एन बराबर जेड प्लस ए था। इसको बार बार भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है आपको, देखिए अजान, अजान आप जानते हैं ना, अजान होती है, अजान होती है कि नहीं होती है। अजान मतलब जहाँ मुसलमान लोग होते हैं अजान करते हैं डेली, आपको डेली मिल जाएगा, दिन भर में 2 बार 3 बार ऐसे करते रहते हैं अजान। तो मतलब अजान मतलब ए हो जाएगा, और जान मतलब जेड हो जाएगा, यन मतलब इसका यन हो जाएगा। यन मतलब एक आपका यहाँ से निकाल लेंगे अजान, फिर से बता दूं अजान, अजान हो जाएगा अजान। यहाँ से आपका ए आ जाएगा। यहाँ से याद करने का ट्रिक है, अजान अगर याद कर लेंगे तो आपको ए बराबर जेड प्लस यन हो जाएगा। ये याद करने का तरीका हमने बताया है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये सूत्र आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ये सूत्र आपको यहाँ से याद हो जाएगा। और दूसरा सूत्र इसका देखिए क्या है, दूसरा सूत्र मैं इसका याद करवा दे रहा हूँ आपको। दूसरा सूत्र देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ। दूसरा सूत्र इसका क्या है, याद करना है, जपई, जपई याद करना है। यानी जपई का मतलब जेड, ये देखिए जेड और बराबर पी मतलब प्रोटॉन और ई मतलब इलेक्ट्रॉन। यानी जो कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर क्वेश्चन आते हैं, इसी लेसन में खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या, इस पर निकालने के लिए। तो आपको 2 सूत्र याद रखने हैं। क्या क्या हमने बताया, एक अजान बताया, अजान से आप समझ जाएंगे कि ए बराबर जेड प्लस एन होता है सूत्र, और एक जपई याद रखना है, जपई, जपई इस तरीके से याद रखना। समझ लीजिए जपई किसी का नाम है, एक नाम समझ लीजिए जपई है, तो इस तरीके से याद रखना है। तो आपको क्या रखना है, जेड प्लस जेड बराबर पी प्लस और पी बराबर एन, सॉरी जेड बराबर पी बराबर ई, यानी क्या हो गया, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉन देकर प्रोटॉन का पूछता है, या इलेक्ट्रॉन देकर जेड यानी परमाणु क्रमांक का पूछता है, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये दोनों, अरे ये तो सूत्र बताया था किसी ने, जपई होता है, तो यहाँ से ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तुरंत इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो इसका बता देंगे, क्रमांक बता देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा प्रोटॉन का बता देंगे। मतलब जिसका पूछेगा यहाँ से आप थोड़ा कम समय के लिए हम दोनों ट्रिक बताएं, तो दोनों को याद रखना है, कम समय में आप बता ले जाएंगे।
और देखिए इसके बाद देखिए क्या दिखा रहा है कि परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या किसी के साथ में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए परमाणु क्रमांक जो होते हैं ये जेड से यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। यक्स आपका मान लीजिए कोई तत्व दिया है, जैसे आपका हो गया यहाँ आपका देखिए एच ई, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एच ई, जैसे एच ई ऐसे हीलियम नहीं, अब जानते हैं कि 2 होता है, यहाँ 4 होता है, इस तरीके से। तो जो ए है द्रव्यमान संख्या, यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या दिखाई दिया है, और जो परमाणु क्रमांक जो यहाँ होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक की वैल्यू होती है। जो यहाँ 4 दिखाई दे रहा है ये आपका किसकी वैल्यू होती है, द्रव्यमान संख्या की। और जो एच ई है ये हमारा प्रतीक होता है, ये परमाणु का तत्व का होता है ये। तो ये था इसके आज की इतना ही। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिला है तो आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन नहीं करा है, तो मैं इस पर क्वेश्चन कई क्वेश्चन मैंने आपके टॉप क्वेश्चन टॉप 50 टॉप 20 हमने करा दिया है। सब कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है। लास्ट आपके 15 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन भी इस पर करा दिए हैं, तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन नहीं ऐड किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बहुत ही थ्योरेटिकल वाले जो टॉपिक थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाना अनिवार्य समझा है और बनाया है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आपके 1-2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था, बहुत ही बड़ा टॉपिक था। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमें वीडियो में कमेंट करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा आपको वीडियो। अगर यहाँ भी नहीं मिलता तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो नहीं आती, ये टॉपिक नहीं आता है, हमारे लिए कठिन है, तो मैं उस पर खोज कर आपके लिए मतलब अच्छा देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।